आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं सुनील कुमार सिंह आईबी पटेल मनपा माध्यमिक शाला से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। जितना भी दिवाली के पहले का पोर्शन है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि सारे चैप्टर जो है पढ़ा के हो गए हैं और अभी हम लोग इस सारे चैप्टर का फिर से रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में मुझे ऐसी उम्मीद है कि सारे बच्चे ध्यान से जो पढ़ाया गया है उसको पहले से रिवाइज करके एक बार बैठेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और जो पहले से आपको डाउट या कन्फ्यूजन रहेगा उस कन्फ्यूजन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा तो रिवीजन में क्या बराबर पूरा का पूरा समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है। आज जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा होगा समुच्चय चैप्टर। उस समुच्चय चैप्टर का 1.3 का हम लोग फिर से आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब वही होता है कि अगर आपको डाउट होगा पहले से, आपको तो पता है क्या पढ़ाया जाने वाला है, 1.3 आज का शेड्यूल है। उसमें जो भी है आपको एक बार पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे। पहले हमें 1.3 के लिए क्या-क्या चाहिए, उसके बाद 1.3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सवाल हमें करना है। तो सवाल शुरू करने के पहले कुछ चीज़ों को हमें रिवीजन करने का है, जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें पहला है वेन आकृति, दूसरा है उपसमुच्चय, उसके बाद भी हमको जो करना रहेगा वो रहेगा विश्व समुच्चय, एक पूरक समुच्चय। 4 चीज़ों का हमें रिवीजन करना है, उसके बाद हम लोग 1.3 की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि जो है यहाँ पे 1.3, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। 1.3 में क्या-क्या आपको करना है, क्या-क्या नहीं करना है, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे वैन आकृति होती क्या है? अगर आपको देखो कोई कोई भी चीज़ आपको अगर वैन डायग्राम से आपको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग वैन डायग्राम बोलते हैं, वैन डायग्राम या वैन आकृति बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमको वैन डायग्राम के द्वारा लिखना है या दिखाना है, तो पहली बात जो समुच्चय रहेगा वो समुच्चय दिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है। अब हम लोग वैन आकृति में हम लोग किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, या तो उसको वृत्त के रूप में दिखा सकते हैं, या तो उसको हम लोग आयत के रूप में दिखा सकते हैं, या तो उसको हम लोग वर्ग के रूप में भी दिखा सकते हैं, किसी भी एक आकृति में, या उसको हम लोग त्रिभुज के रूप में भी दिखा सकते हैं। उसके अंदर जो है जैसे-जैसे वेन आकृति यहाँ पे ए दिया गया है, तो इस वृत्त को हम लोग ए मान सकते हैं। अगर हमें आयत में दिखाना है तो उसको हम लोग ए मान सकते हैं, वृत्त में दिखाना है तो उसको भी ए मान सकते हैं और उसके अंदर जितने भी समुच्चय के घटक दिए गए हैं, सारे समुच्चय के घटक को उसके अंदर हमें लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे आपको वृत्त के रूप में दिखाया हूँ, इस तरह से हम लोग को वेन डायग्राम दिखाना पड़ता है। किसी भी समुच्चय को वेन डायग्राम के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है, तो उसको मैंने यहाँ पे वृत्त के रूप में दिखाया है। तो दिया गया है समुच्चय ए हो गया, जो भी यहाँ पे नाम दिया रहेगा उसके अंदर ए डालेंगे, उसके अंदर सारे घटक को हम लोग लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखा है। ये हो गया हमारा पहला वेन आकृति के रूप में समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। पहली बात, सारा समुच्चय जो समुच्चय हमको दिखाना रहेगा वो समुच्चय जो है सूची के रूप में दिया होना चाहिए। सूची के रूप में नहीं दिया रहेगा तो उसको हमें सूची के रूप में बदली करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा दिया गया है उपसमुच्चय क्या होता है? यहाँ पे मैंने उसकी परिभाषा लिखा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा फिर उसकी परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे देखो अगर समुच्चय दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है, एक समुच्चय यहाँ पे बी दिया गया है। समुच्चय ए के घटक क्या दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया है और समुच्चय बी के घटक दिया गया है 3, 3, 4, 5 दिया गया है। तो पहले हमें समझना है कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं उदाहरण के द्वारा, बाद में उसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ए में जो घटक हैं, ए के सारे घटक बी में नहीं है। मतलब जो यहाँ पे दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो दिया गया है, वो सारे घटक जो है बी में नहीं है। अगर हम लोग इसका उल्टा देखेंगे कि समुच्चय बी जो दिया गया है 3, 4, 3, 4, 5 दिया गया है। 3, 4, 5 के जो सारे घटक जो हैं समुच्चय ए में हैं। तो अगर किसी भी समुच्चय के सारे घटक जो हैं दूसरे घटक में रहेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में समुच्चय बी के सारे घटक जो हैं समुच्चय ए में हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो है ए का उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
या कैसे दर्शाते हैं, लिखा गया है सी के रूप में और यहाँ 9 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, उप समुच्चय। अब जो यहाँ पे लिखा गया है, अगर मैंने यहाँ लिखा बी और ए लिखा, इसका मतलब क्या होता है, बी जो है ए का उप समुच्चय है। अगर बी जो है ए का उप समुच्चय है, मतलब बी के सारे घटक ए में हैं, बी के सारे घटक ए में हैं, लेकिन ए के सारे घटक बी में नहीं हैं। इसका ये मतलब होता है। तो अगर मैंने इसको इस रूप में लिखा, ए उप समुच्चय बी, मतलब ए के सारे घटक बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। तो उप समुच्चय लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा के रूप में देखेंगे। जो परिभाषा इसकी होती है, कभी-कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि उप समुच्चय को उदाहरण के द्वारा दर्शाओ या उसकी परिभाषा लिखो। चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट उदाहरण लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन परिभाषा मैथ्स में बहुत कम आता है, फिर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए और बी। अगर हमारे पास दो समुच्चय ए और बी, अगर आपने ए और बी यहाँ नाम दिया है तो ए बी वहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपने कोई और नाम दिया गया है ए बी के अलावा, तो वहाँ ए दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। तो ए और बी दो समुच्चय हैं। समुच्चय बी के प्रत्येक घटक, समुच्चय यहाँ देखो, समुच्चय बी के प्रत्येक घटक जो है समुच्चय ए का भी घटक है। ए का भी घटक है, इसका मतलब जो समुच्चय बी में है वो सारे समुच्चय ए में होने चाहिए। तो उसको बोलेंगे, तो समुच्चय बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो जिस समुच्चय के सारे घटक दूसरे समुच्चय में रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। यहाँ चूंकि बी के सारे घटक ए में हैं, इसलिए नीचे देखो लिखा गया है बी जो है ए का उप समुच्चय है, परंतु ए के सारे घटक बी में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा गया है ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग उप समुच्चय लिखा जाता है। किसी के दो समुच्चय के बीच में अगर हमें उप समुच्चय लिखाना है तो उप समुच्चय को इस तरह से लिखा जाता है, जो कि हमने पहले से पढ़ा है। इसका एक बार आप फिर रिवीजन हो जा रहा है। अब इसके बाद दूसरा जो दिया गया है विश्व समुच्चय। क्या दिया गया है, विश्व समुच्चय। तो विश्व समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, यू से लिखते हैं। विश्व समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं, यू। और उसको इंग्लिश में क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। विश्व समुच्चय का मतलब होता है कि हेड ऑफ द एग्जाम्पल बोलते हैं, घर में हमारे घर में एक कोई हेड होता है, वो क्या हो गया, हमारा विश्व समुच्चय, हेड ऑफ द फैमिली हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे दिया गया यू, दिया गया यू मतलब क्या हो गया, विश्व समुच्चय दिया गया है। और यू का घटक क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे समुच्चय ए दिया गया है 2 3 8 9 दिया गया है, और समुच्चय बी दिया गया है 3 6 10। इसका मतलब होता है ए और बी के सारे घटक यू में रहेंगे। जितने यू के नीचे, मतलब विश्व समुच्चय के नीचे जितने भी घटक समुच्चय दिए रहेंगे, उस समुच्चय के सारे घटक जो है यू में होने चाहिए। तो ही बोलेंगे कि यू जो है सारे समुच्चयों का क्या है, विश्व समुच्चय है। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया, भारत हो गया। तो जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट क्या रहेंगे, भारत के क्या रहेंगे, उप समुच्चय रहेंगे। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हर एक विश्व समुच्चय हो गया, पूरक समुच्चय हो गया, अभी आएगा दूसरा उप समुच्चय भी हो गया, उसको किस तरह से लिखा जाता है गणितीय भाषा में, ये हमको पता होना चाहिए। अब उसके आगे दिया गया यहाँ पे एक पूरक समुच्चय दिया गया है। क्या दिया गया है, पूरक समुच्चय। तो ये पूरक समुच्चय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे जो है हमेशा सवाल एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी सवाल आते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ज्यादा आते हैं। और इसमें क्या फिक्स नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा वही सवाल आएगा, क्योंकि इसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग यू किसको भी यू मान सकते हैं, समुच्चय ए कोई भी हो सकता है, समुच्चय बी कोई भी हो सकता है। इस तरह इसमें अगर आपका बेस क्लियर है, किस तरह से हमें घटक पहचानना है, किस तरह से हमें विश्व समुच्चय, पूरक समुच्चय और उप समुच्चय को पहचानना है, तो कोई भी सवाल आएगा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पूरक समुच्चय क्या होता है। अब यहाँ दिया गया है कि पूरक समुच्चय क्या है। जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई दिया गया है यू, दिया गया यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे विश्व समुच्चय हो गया। पूरक समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर मुझे पूरक समुच्चय निकालना है
तो सबसे पहले हमें विश्व समुच्चय मतलब U का मान दिया होना चाहिए, और जिस समुच्चय का मुझे पूरक समुच्चय निकालना है वो समुच्चय दिया होना चाहिए। समझे यहाँ पे B दिया गया है, तो B का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? B डैश, मतलब B का पूरक समुच्चय क्या हो गया? B डैश। अगर आपको समुच्चय A दिया रहेगा तो A का उप समुच्चय के पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? A डैश। तो सिंपल में अगर आपको किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है तो वहां पे u का मान दिया होना चाहिए। अगर u का मान नहीं दिया गया है तो उसे निकालना पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल यहाँ पे u दिया गया है, u दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। फिर यहाँ पे समुच्चय b दिया गया है 3 4 5 दिया गया है। 3 4 5 के बाद क्या दिया गया है यहाँ पे कि हमें निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है? b का पूरक समुच्चय निकालना है हमें। b का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा। ये जो दिया गया मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये जो है पूरक समुच्चय की क्या है? गणितीय भाषा में लिखा गया है, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं ये हमको पढ़ना चाहिए। तो b डैश मतलब b का पूरक समुच्चय b डैश x का एक ऐसा समुच्चय है। इसको ये पता होगा, इसको हम 1.3 में पढ़ा है कि हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए। ये जो है पूरक समुच्चय की ये परिभाषा हो गई है, गणितीय भाषा में इसको लिखा गया है कि बी डैश मतलब बी डैश एक्स का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स जो होगा यू का घटक रहेगा, एक्स जो है यू का घटक रहेगा, लेकिन एक्स जो है बी का घटक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? कि बी डैश एक्स का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स जो है यू का घटक है और एक्स जो है बी का घटक नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग देखेंगे तो जो मैं बी डैश निकालूंगा, बी डैश और बी के घटक जो है कभी भी समान नहीं रहेंगे। अगर मैंने बी और बी डैश के घटक को आपस में जोड़ दिया, बी और बी डैश के घटक को आपस में जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा विश्व समुच्चय मिलेगा। अभी इसको देखेंगे हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं। समझ, मैंने आपको बताया कि जब भी हमें पूरक समुच्चय निकालना रहेगा, पूरक समुच्चय जब भी हमको निकालना रहेगा तो हमें u का मान दिया होना चाहिए और b का मान दिया होना चाहिए। क्योंकि हमें b का पूरक समुच्चय निकालना है तो क्या हो गया? b डैश। तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर मतलब ऐसे नंबर को चूज करना है 3 4 5। तो इस विश्व समुच्चय में से हम लोग 3 4 5 छोड़ देंगे, जो घटक बचेंगे वो किस में आएंगे? बी डैश में आएंगे। अब देखो वहां पे 1 इसमें नहीं है तो 1 यहाँ पे हमने लिखा है, फिर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लिखा गया। तो 3 4 5 को छोड़ देंगे, 3 4 5 को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 6 और 7 मिलेगा। तो जो जो नंबर जो घटक इसमें है उसको जो है विश्व समुच्चय में से छोड़ देंगे, बाकी जो घटक बचेंगे उसको हम लोग किसमें लिखेंगे? बी डैश में लिखेंगे। ये हो गया हमारा पूरक समुच्चय। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये जो u का घटक रहेगा, u के घटक हैं लेकिन जो है b के घटक यहाँ पे नहीं है। कौन से? b डैश। ये हमारा हो गया पूरक समुच्चय हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने जो यहाँ पे रिवाइज किया वो क्या है? यहाँ पे देखो, आप देखोगे जो हमने ये रिवाइज किया वो क्या क्या यहाँ पे है। अब तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे वैन डायग्राम पढ़ा हमने, फिर क्या वैन डायग्राम या वैन आकृति। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उप समुच्चय, जो उप समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं, सबसेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और विश्व समुच्चय को लिखते किससे? हम लोग यू से लिखते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा 1.3 का पहला सवाल है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो सब बच्चे कम से कम टेक्स्ट बुक और पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे, तो जो भी डाउट रहेगा आप लिखते रहेंगे। लास्ट में हम लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो। अब जो भी हमने आपको रिवाइज किया अभी 4 चीजें, उस चारों चीजों का वन वन एक एक प्रकार हर सवाल में उसको हमें क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें जो दिया गया होगा कि हमें, पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ आपको जो दिया गया, आपके पास टेक्स्ट बुक है। यदि यहाँ पे समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय सी दिया गया है, समुच्चय डी दिया गया है, और हमें पहचानना है कि निम्न कथन, नीचे कथन भी लिखा गया है, निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो ये अगर आपको देखोगे तो सारे कथन को मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है, सारे कथन यहाँ पे लिखा गया है और सभी समुच्चय को मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
तो सभी बच्चे एक कम से कम एक बार इसको एटलीस्ट मन में पढ़ेंगे कि समुच्चय ए का घटक क्या है। समुच्चय ए, देखो समुच्चय ए का घटक यहाँ पे है ए बी सी डी ई। समुच्चय बी का घटक क्या यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से देखोगे सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। सी दिया गया है यहाँ पे, सी का घटक है बी डी, और डी का घटक है ए और ई। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है कि सत्य निम्न कथन सत्य है या असत्य, और कभी कभी यहाँ पे कारण भी पूछ सकता है कि सत्य है तो क्यों सत्य है, या अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। बट मोस्टली हमें मैथ्स में हमें कारण लिखना नहीं होता है, क्योंकि सत्य का तो कारण कोई होता नहीं, असत्य के कारण लिख सकते हैं। तो पहला देखें कि यहाँ दिया गया, हमें पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया था कि सी किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, आपको याद होगा तो सत्य है असत्य, ये किसका चिन्ह है, उप समुच्चय। सेकेंड जो मैंने भी डिस्कस किया उप समुच्चय सबसेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी जो है बी का सबसेट है कि नहीं, उप समुच्चय सी जो है बी का उप समुच्चय है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर होगा तो सी के सारे घटक बी में अगर हैं, जो मैंने आपको परिभाषा बताया था कि अगर सी के सारे घटक बी में हैं तो सी जो है बी का उप समुच्चय है। अगर सी के सारे घटक नहीं है तो क्या होगा, नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर है तो क्या हो गया, वो सत्य हो गया। अब देखेंगे सी कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे देखो बी और डी दिया गया है, बी और डी। तो बी में देखो, बी के में बी और डी नहीं है, बी तो है लेकिन डी नहीं है। चूंकि सी के सारे घटक बी में नहीं है, इसलिए दिया गया जो दिया है सी जो है बी का उस समुच्चय है, वो सत्य है असत्य हमें से पहचाने, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर सी के सारे घटक बी में होते तो क्या होता, ये सत्य होता। अब देखें दूसरा वाला, ए जो है सी का, ए जो है डी का उप समुच्चय है, ऐसा बोला गया। ये कथन हमें पहचानना है, ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर ए के सारे घटक डी में हैं तो सत्य होगा, और ए के अगर सारे घटक डी में नहीं है तो क्या होगा, असत्य होगा। अब देखो ए में क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई, लेकिन डी में क्या दिया गया है, सिर्फ ए और ई दिया गया, मतलब ये सारे घटक जो है डी में नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब थर्ड देखेंगे, डी जो है बी का उपसमुच्चय है, तो डी में क्या दिया गया है, ए और ई देखो दिया, डी में ए और ई है, और बी में क्या दिया गया है, सी डी ई एफ। तो ए और ई इसमें है क्या, बी में नहीं है, ई है लेकिन ए नहीं है, मतलब डी के सारे घटक जो है बी में नहीं है, इसलिए दिया गया घटक क्या है, यहाँ पे असत्य है। अब देखेंगे चौथा वाला, डी और ए, डी और ए देखो, डी में ए और ई है, और ए में क्या देखो, ए में ए यहाँ पे है और ई भी है, मतलब डी के सारे घटक जो है ए में है। इसका मतलब डी जो है ए का उपसमुच्चय है, मतलब जो दिया गया है वो कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अब देखेंगे पांचवा देखेंगे, बी और सी। बी जो है, बी दिया गया है सी डी ई एफ, और ए दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, मतलब बी के सारे घटक जो है ए में नहीं है। देखो इसमें एफ है और इसमें एफ नहीं है, मतलब बी के सारे घटक ए में नहीं है, मतलब दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब आगे बढ़ेंगे, जो छठा दिया गया है सी और ए, सी और ए दिया गया है। अब देखो सी और ए को देखेंगे हम, सी क्या दिया गया है, बी और डी दिया गया है, सी जो है बी और डी है, और ए क्या है, यहाँ पे देखो, तो बी और डी ए में है क्या, अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो बी सी के सारे घटक ए में हैं, इसलिए दिया गया कथन क्या होगा, सत्य। तो इस तरह से जो हमने अब तक पहला सेकंड रिवाइज किया था उप समुच्चय, यहाँ पे अगर आपको उप समुच्चय की परिभाषा याद होगी तो ये सारे घटक आप अच्छे से समझ सकते हो, और जो भी डाउट रहेगा वो बाद में लिख के रखना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ये सबको मतलब अगर समझ में आ गया है तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर लिखा गया है सी बी का उप समुच्चय है, इसका मतलब क्या हो गया, सी के सारे घटक, सी के सारे घटक जो हैं समुच्चय बी में हैं, तो ये क्या हो गया, सत्य होगा। अगर सी के सारे घटक बी में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1.3 का पहला सवाल हो गया, जिसमें सारे 4 समुच्चय दिए गए हैं,
और आपको यहाँ नीचे जो कथन दिए गए हैं हमें पहचानना है कि सत्य है कि वो असत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल के लिए तो दूसरा सवाल सब लोग देखेंगे यहाँ पे। दूसरा सवाल दिया गया है, इस पहले मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर x और y वैन आकृति में दर्शाइए, जिसमें x दिया गया है और b दिया गया है। इसमें x समुच्चय x क्या लिखा गया है, और ये हमको पढ़ने भी आना चाहिए, जो कि आपको 1.3 में पढ़ना सिखाया गया, 1.1 के पहले पढ़ना सिखाया गया होगा कि x का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x जो है n का घटक रहेगा। x जो है n का घटक है और 7 छोटा है, x से छोटा है 15 से। मतलब इसमें जो नंबर आएंगे वो सभी नंबर क्या रहेंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर होगा। x का घटक जो है नेचुरल नंबर होगा, बट वो कहाँ कहाँ होगा, 7 और 15 के बीच का नंबर होगा। वो बाद में देखेंगे, अभी पहले हम लोग देखते हैं कि जो दिया गया वो क्या दिया गया है। मतलब इसमें जो है विश्व समुच्चय दिया होना चाहिए। अब इसमें देखो विश्व समुच्चय घटक लिखा नहीं गया है, तो अगर मुझे इस मैंने पहले ही बोला था कि आपको अगर मुझे वैन आकृति चाहिए तो जो हमारा समुच्चय है जो सूची के रूप में दिया होना चाहिए। समुच्चय जो है या जो भी समुच्चय है, यू का मान हो गया, ए का मान हो गया, सारे समुच्चय जो है सूची के रूप में दिए होने चाहिए। बट यहाँ पे जो है सूची के रूप में नहीं दिया गया है, तो पहले हमें उसको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे यू के लिए क्या दिया गया है कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय है ये। एक प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है इसका, और खत्म कहाँ पे होगा, अनंत नंबर तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक जाएंगे, अनंत नंबर तक जाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि हमें प्राकृतिक संख्या जो है किसके बीच में लेना है, 1 से 20 तक की। 1 से 20 तक के नंबर मुझे यहाँ पे लेना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। लिखने सबको आता ही होगा। यू लिखेंगे, यू के घटक लिखेंगे। तो यू में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सारे घटकों को यू विश्व समुच्चय के रूप में लिखा गया है। अगर आपको सारे नंबर नहीं लिखना है तो 1 2 3 डॉट करके 19 20 लिख सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इसमें। अगर सारे नंबर लिखा रहेंगे तो हमें यहाँ पे वैन आकृति में नंबर को लिखते वक्त क्या होगी, आसानी होगी। अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे। दूसरे में जो पहला दिया गया है, एक्स दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स और वाई को वैन आकृति के रूप में लिखना है, वैन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है और वैन आकृति के रूप में लिखना है। मतलब उसके सारे घटक जो है हमको दिए होने चाहिए, बट यहाँ पे घटक दिया गया नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। एक्स जो है, एक्स का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स जो है एन का घटक रहेगा, और उससे घटक कौन से रहेंगे, 7 और 15 के बीच के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे होंगे। 7 और 15 के बीच के, मतलब मुझे 7 और 15 यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। 7 और 15 यहाँ पे कंसीडर, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे 7 इज लेस देन एक्स रहेगा, यहाँ पे लेस और इक्वल दोनों साइन रहेगा, तो यहाँ पे हमें 7 को कंसीडर करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे 7 को लेना नहीं है यहाँ पे। तो उससे घटक क्या हो, एक्स से घटक क्या हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 और 14 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स का घटक हो गए। ये कौन से रूप में आ गए, सूची के रूप में आ गए। दो समुच्चय लिखने की दो विधियां आपने देखा होगा पहले, सूची सूची प्रणाली और गुणवर्णन प्रणाली, ये सारे रूप में हमको लिखने आना चाहिए। अब देखो ये एक्स के घटक हो गए। अब हमें एक्स क्या करना है, वैन आकृति के रूप में दर्शाना है। क्योंकि यहाँ पे देखो दो नंबर हैं, एक यू हो गया और एक्स समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले क्या लिया, विश्व समुच्चय लिया गया। पहले विश्व समुच्चय एक आयत बनाया गया है, उसके अंदर क्या किया गया, एक समुच्चय लिखा गया। मतलब उस आयत के अंदर क्या है, एक्स है। क्योंकि विश्व समुच्चय मैंने आपको बताया था, विश्व समुच्चय मतलब क्या हो गया, हेड हो गया। तो उस विश्व समुच्चय के अंदर ही जितने समुच्चय दिए रहेंगे वो रहेंगे। बट ये फर्स्ट और सेकंड दो दो सवाल हैं, तो एक्स और वाई जो है उसके अंदर नहीं आएंगे पहले से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स का घटक क्या है, 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये हमारा अंदर वाला क्या है, समुच्चय एक्स हो गया है, और पूरा बॉक्स क्या है, हमारा यू समुच्चय है। तो
तो ये पहले हम लोग x को लिखेंगे, x का घटक 8, 9, 10 इसके अंदर आ गया है, x के अंदर वृत्त के अंदर क्या लिखा गया है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब जो u इस u में से ये जो अभी हमने नंबर लिखा इसको छोड़ के जो नंबर यहाँ बचेगा वो सारे नंबर कहाँ पे आएंगे, उसके वृत्त के बाहर आएंगे। तो कौन कौन से नंबर बचा वो नंबर आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाद में तो 8 9 आ गया, फिर 15 16 17 18 19 और 20। तो अगर मैं सबको दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, u के सारे घटक यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने जो है x को वैन आकृति के रूप में या वैन डायग्राम के रूप में दर्शाया गया है। अब इसी प्रकार हमको जो है दूसरा वाला करना है, जैसे हमने अभी वाला किया उसी प्रकार से हमको दूसरा वाला करना है। यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा मतलब y। तो y क्या दिया गया है यहाँ पे, y का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें y जो है y जो है नेचुरल नंबर है, y जो है नेचुरल नंबर है। y यह जो है 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है, 1 से 20 तक की 20 की अभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ भी समुच्चय y जो है सूची के रूप में नहीं लिखा गया है, तो पहले हमको उससे घटक चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास घटक नहीं रहेगा तो उसको हम लोग वैन आकृति के रूप में दर्शाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो y का घटक लिखा है। अब सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या मतलब पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्या में खुद से भाग जाए, ये वह संख्या जिस संख्या में खुद से भाग जाएगा या एक से भाग जाएगा, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब मुझे चूज क्या करना है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, बराबर है। तो वहां पे हमें एक को चूज नहीं करना, वन को हम लोग चूज नहीं करते हैं, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब जो है दो जो है शुरुआत हमेशा अभाज्य संख्या की शुरुआत जो है हमेशा दो से होती है। दो दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब संख्या क्या रहेंगी, वहां पे विषम संख्या रहेंगी। अब देखो दो के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, तीन में किसी से भाग नहीं जाता, सिर्फ तीन से भाग जाता है। फिर चार हो गया, चार नहीं होगा क्योंकि दो से भाग जाता है। फिर पांच होगा, छह भी नहीं होगा। फिर सात होगा, सात के बाद आठ नहीं होगा क्योंकि आठ में किसी नंबर से भाग जाता है। फिर नौ भी नहीं होगा, तीन तिरिका नौ। फिर दस भी नहीं होगा, दो पच्चे दस। फिर क्या होगा, ग्यारह, क्योंकि ग्यारह में सिर्फ ग्यारह से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा। ग्यारह के बाद क्या हो गया, बारह, दो छक बारह नहीं होगा। तेरह, तेरह एक कम तेरह, और तेरह में किसी से भाग नहीं जाता है तो तेरह हो गया। फिर चौदह नहीं होगा, दो से चौदह। पंद्रह, तीन बचे पंद्रह। फिर सोलह, दो अठे सोलह, वो नहीं होगा। सत्रह में किसी से भाग नहीं जाता तो सत्रह अभाज्य संख्या हो गई। फिर अठारह भी नहीं होगा। फिर उन्नीस और बीस, बीस तो भाग जाता है ये दो से, इससे तो बीस जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक से 20 तक के बीच की अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 3 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, ये सारी जो है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैंने u का घटक लिखा है और मैंने यहाँ पे y का लिखा है। वैन आकृति जो है आपको खुद जो है इसी प्रकार से ड्रॉ करना है, जो कि आपके लिए क्या हो गया, ऐसा होमवर्क हो गया। कुछ में कुछ अलग से नहीं है, जहाँ पे u है वहां पे u रहेगा, जहाँ पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y आने के बाद सारे घटक जो y के सारे घटक सर्कल में ये लिखेंगे, और जो इसमें से जो है, इसमें से जो इसमें नहीं है, वो सारे घटक कहाँ पे आएंगे, उस वृत्त के बाहर आएंगे। तो इस तरह से आपको वैन आकृति के रूप में क्या करना है, ये काम जो दूसरा वाला क्या करना है, ऐसे होमवर्क करना है, ताकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आपको डायग्राम ड्रॉ करने आएगा, वैन आकृति नहीं आएगी। मैथ्स में एक सवाल अगर हमने किया है तो दूसरा सवाल आपको खुद से करना पड़ेगा तो ही हमको समझ में आए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में भी वही दिया गया है, क्या करना है हमको। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। इसमें दिया गया u दिया गया है और एक समुच्चय दिया, u मतलब विश्व समुच्चय यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और फिर p दिया गया है 1 3 7 10। और तो हमें क्या यहाँ पे निकालना है, u p और p डैश वैन आकृति में दर्शाना है। इसमें भी दो सवाल है, और फिर हमें क्या डैश करना है, p डैश का डैश मतलब p का पूरक समुच्चय निकालेंगे। जो आएगा फिर उसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, पूरक समुच्चय मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इज इक्वल टू p होता है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच करना मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा।
दोनों के घटक अगर समान आते हैं तो जाँच हमारी पूरी हो गई है, और दोनों के घटक समान नहीं आएँगे मतलब हमने कुछ गलत किया है। जाँच करना है मतलब राइट आना ही चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें u दिया गया है, p दिया गया है और p डैश हमको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें p डैश यहाँ पे निकालना पड़ेगा। p डैश का मतलब क्या हो गया? आपको याद होगा p डैश का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब क्या हो गया? पूरक समुच्चय। तो अभी हमने पूरा चैप्टर जो है उसी में डिस्कस किया कर रहे हैं, पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो u का मान दिया गया है, यहाँ देखो p का मान दिया गया है। ठीक है? अब हम क्या निकालेंगे? P डैश निकालेंगे। P डैश मतलब P का पूरक समुच्चय क्या हो गया? P डैश हो गया। अब मैंने आपको बताया था परिभाषा कि अगर आपको लिख के बताया था कि P डैश x का एक ऐसा समुच्चय होगा, मतलब सिंपल फॉर्म में ये सारे नंबर को 1, 3, 7, 10 को मुझे इसमें नहीं लिखना है। 1, 3, 7, 10 को मुझे इसमें नहीं लिखना है। कहाँ से? u में से। बाकी सारे नंबर जो बचेंगे 1, 3, 7, 10 को छोड़ के जितने भी नंबर जो है u में से बचेंगे वो सारे नंबर कहाँ पे आएंगे? p डैश में आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 है, 1 नहीं लिखेंगे। देखो 2 नहीं है, 2 यहाँ पे लिखा गया। 3 है, 7 है, 10 है, तो 2 1 हो गया। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ पे है। फिर 2 लिखा, 2 लिख दिया। 3 7 निकाल दिया। फिर 8 8 यहाँ पे आ गया। फिर 9 लिखा, 9 आ गया। फिर 10 है, 10 को छोड़ फिर 11 12 11 12 यहाँ लिखा। इसका मतलब अगर मैंने दोनों को p और p डैश को दोनों के घटकों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? u डैश मिलेगा। ठीक है? तो वैन आकृति में ऐसे ही करना भी। अब देखो ये हो गया हमारा एक वृत्त हो गया, सॉरी एक आयत हो गया। अब आयत हमारा क्या हो गया? विश्व समुच्चय हो गया। तो विश्व समुच्चय के अंदर जो है सारे घटक रहेंगे, मतलब विश्व समुच्चय के अंदर क्या रहेगा? p रहेगा और p डैश रहेगा। अब हमारा u हो गया। अब उसके अंदर हमने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। वृत्त मतलब क्या हो गया? वो p डैश हो गया। उसको p डैश मान सकते हो या p मान सकते हो, दोनों में से किसी एक। अगर p मानोगे तो बाहर वाला p डैश हो जाएगा। अगर हम लोग बाहर वाले को p मानेंगे, इसको p मानेंगे, तो उसके अंदर वाला क्या हो जाएगा? p डैश हो जाएगा। तो p का घटक क्या हो गया? 1 3 7 10। p है 1 3 7 10 है, तो यहाँ पे 1 3 7 10 आ गया। ठीक है? उसकी जगह हम लोग जहाँ पे 1 लिखेंगे वहाँ डॉट डाल सकते हैं। तो डॉट का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट को क्या करेगा? ई रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डॉट नहीं डाला तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। अब उसके बाद जो बचा है वो क्या हो जाएगा? p डैश। p डैश में क्या बचा है? 2 8 9 11 12। तो यहाँ हो गया 2 8 9 11 12 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इसको हमने क्या किया है? फर्स्ट पार्ट हो गया ये हमने u को u p और p डैश को हमने क्या किया है? वैन आकृति के द्वारा क्या किया है? दर्शाया है। ठीक है? अब इसको आप कैसे भी दर्शा सकते हो। अगर आपको आयत बनाना है, ये u को आयत के रूप में लिखना है तो आयत के रूप में बना सकते हो आप। उसके अंदर अंदर क्या त्रिभुज बनाना है? त्रिभुज भी बना सकते हो आप। तो वैन आकृति का किस रूप में हमें उसको दर्शाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज त्रिभुज के अंदर ही बना सकते हो, तो ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये हमारा त्रिभुज u हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा, ये अंदर वाला p डैश हो जाएगा। तो किसी भी रूप में हम लोग वैन आकृति को दर्शा सकते हैं, बट ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस तरह से इसको दर्शाया गया है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसकी हमें जांच करनी है। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा गया है कि ये हमें जांच करना है। तो कहीं भी हमें, जैसे आपको बताया कि अगर मुझे किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है, किसी भी समुच्चय का अगर मुझे पूरक समुच्चय निकालना है, तो हमेशा मुझे क्या दिया होना चाहिए? u का मान दिया होना चाहिए, और जिस समुच्चय का मुझे पूरक समुच्चय निकालना है वो समुच्चय दिया होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि हमें p डैश, अगर आप ध्यान से देखोगे तो p डैश का डैश निकालना, मतलब इसका मुझे पूरक का पूरक निकालना है, मतलब मुझे p डैश दिया होना चाहिए। p डैश और u का मान दिया रहेगा तो हम लोग p डैश का डैश निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालना पॉसिबल नहीं है। अब देखो हमें u का मान दिया गया है, हमें p का मान दिया गया है, और p डैश भी हमने पहले से निकाल लिया था, क्योंकि इसके पहले के सवाल में जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें p डैश की जरूरत थी, तो वहां पे हमने p डैश निकाला था। तो ये हो गया u 1 2 3 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब यहाँ पे p का मान दिया गया था 1 3 7 10।
और हमने जो P डैश निकाला वो क्या था 2, 8, 9, 11, 12। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है, ये दोनों की जांच करना है। उसमें से हमें एक मिल गया है, P हमारे पास है, तो P को मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, समझो राइट हैंड साइड हो गया। अगर सपोज इसको राइट माना तो ये राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो मतलब दूसरा हमें निकालना ही है, तो ये हमें क्या निकालेंगे, P डैश का पूरक समुच्चय निकालेंगे अभी। अभी P डैश का डैश मुझे निकालना है, मतलब मुझे क्या चाहिए, P डैश मुझे देखना है और मुझे U देखना है। P डैश और U देखना है। तो ये सारे घटक को 2, 8, 9, 11, 12 को इस U में से नहीं लिखेंगे। 2, 8, 9, 11, 12 को इस U में से नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचेगा वो आएगा, इसके अंदर आएगा। अब देखो 2, 8, 9, 11, 12 छोड़ेंगे तो इसमें क्या मिलेगा मुझे। अब देखो 1 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 आ गया। फिर 2 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे। फिर 3 है क्या, 3 यहाँ पे लिखा। फिर 3 के बाद 7, 3 के बाद 7 लिखा, 7 लिखा। 7 के बाद 8, यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, 9 9 लिखेंगे। 11 बीच में 10 है, 10 लिखा हमने यहाँ पे। 11 12 यहाँ पे 11 12 है तो नहीं लिखा यहाँ पे। मतलब इसके अंदर मुझे क्या मिल गया, 1 3 7 10 मिला। 1 3 7 10। अब देखो हमारा समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम लोग टैली करेंगे। अब देखो 1 समीकरण नंबर 1 में क्या दिया गया है, 1 3 7 10। और समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, 1 3 7 10। मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की अगर मैंने तुलना किया तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो गया, सेम हो गया। तो गणितीय भाषा में अगर राइट हैंड साइड हमारा सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिला, P बराबर क्या मिला, P डैश का डैश। तो ये जो हमने माना है, ये जो हमें जांच करना था, जांच क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से P डैश का डैश इज इक्वल टू क्या हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में, इतना भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में कभी भी आ सकता है कि ये हमें सिर्फ जांच करनी है। ठीक है, अगर आपको जांच करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा तो U का मान और P का मान वहां पे दिया रहेगा, लेकिन P डैश का मान वहां पे दिया नहीं रहेगा। तो P डैश का मान आपको वहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने अब तक रिवाइज किया 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो रिवाइज किया, इतना ही आपको पढ़ना है। और उसके पहले भी याद होगा कि हमने जो आपको अभी तक जितनी भी चीज़ों का रिवीजन किया, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको डाउट होगा वो डाउट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने शुरुआत जो किया, आपको समुच्चय से शुरुआत किया था। समुच्चय चैप्टर की शुरुआत हमें 1.3 से करना था। तो 1.3 के लिए हमने क्या, पहले फर्स्ट रिवीजन किया, वैन आकृति, एक उप समुच्चय, फिर विश्व समुच्चय, फिर यहाँ पे किया पूरक समुच्चय। फिर उसके बाद हमने 1.3 का पहला सवाल किया। पहले सवाल में समुच्चय दिया गया तो उसमें देखा हमें दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। उसके लिए आपको जो परिभाषा थी, परिभाषा अगर आपके दिमाग में फिक्स है तो यहाँ पे सत्य और असत्य हम लोग पहचान सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 किया कि सवाल को अगर अगर U का मान दिया गया है और समुच्चय दिया गया है तो उसको हम लोग वैन डायग्राम के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी वैन आकृति आई, तो वैन आकृति में कैसे नंबर को लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा उसकी जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जितना हमें आज पढ़ना था। अब इसके बाद जो आपको डाउट होगा, सारे डाउट को आप सॉल्व कर पूछ सकते हो 1 बाय 1 करके, जो रेज हैंड करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलो सुमित जी, क्या आपको डाउट है। सर प्रश्न संग्रह 1.3 का फर्स्ट एक बार सर समझाइए। सर चौथे का सत्य है, उसका कारण लिख सकते हैं ना, समुच्चय डी के घटक ए तथा ई समुच्चय ए के घटक हैं। हाँ सर लिख उसी सकते हैं, प्रकार क्योंकि 6 अगर आपको सत्य का सत्य है। कारण लिखना, देखो सत्य का कारण हमें नहीं लिखना होता है। मोस्टली जो है सत्य का कारण हम लोग नहीं लिखते, हम लोग असत्य का कारण लिखते हैं। बराबर, अच्छा अगर 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 एग्जाम में सर। पूछा है तो आप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया हाँ सत्य सर। क्यों है, क्योंकि डी के सारे घटक ए में हैं। डी के सारे घटक ए में हैं, इसलिए दिया गया कथन क्या है, सत्य। हाँ सर, ठीक सर है, ऐसे और छठा भी लिख सकते हैं ना, हाँ वो लिख सकते हैं अगर समुच्चय आपको। सी के सभी घटक समुच्चय ए के घटक हैं। हाँ, समुच्चय सी के सारे घटक समुच्चय ए में हैं, इसलिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अगर आपको असत्य का लिखना हाँ है सर। कि बी समझ, पांचवा में कर रहा हूँ, क्योंकि बी के सारे घटक ए में नहीं है। बी के
सारे घटक ए में नहीं है, इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, सत्य। और कोई डाउट? हाँ सर। थैंक यू सर। शाबाश एक, शाबाश एक, आपको क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। उप समुच्चय फिर से समझाइए ना सर। उप समुच्चय आपको बताया था मैंने, अगर हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा था ए और बी दो समुच्चय हैं, तो अगर समुच्चय बी जो है, बी के सारे घटक ए में हैं, बी के सारे घटक ए में हैं, तो बी जो है ए का उप समुच्चय है। बराबर है? हेलो हेलो साबा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, कनेक्शन छूट गया है। शिवम, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। तो डाउट है आपको शिवम को? हाँ सर। क्या डाउट है बताओ? सर आप क्लियर हो गया सब डाउट्स? सर तीसरा वाला बताइए। एक बार में एक जन पूछो। शिवम को आपको डाउट नहीं अभी? ओके, उसके बाद कौन है? रोशनी, जिसको पूछना होगा अपना हैंड रेज करेगा, उसका नाम मैं एक बार लूंगा। बोलो रोशनी, आपको क्या डाउट है? सेकंड पी का, किसका सेकंड? सर थर्ड का सेकंड, थर्ड का। हाँ थर्ड का सेकंड, वो जांच करनी है वहां पे हमें ना, हमें हाँ सर P, वही। हमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जांच करने के लिए क्या बोला गया है, P जो है, अभी देखो P का पूरक समुच्चय निकाला गया तो क्या हो गया, P डैश हो गया। बराबर है? फिर उस P यस डैश का भी हम लोग पूरक समुच्चय निकालेंगे तो P डैश का डैश हो जाएगा। तो P का मान हमको दिया ही गया है पहले से, और P हाँ डैश सर। हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो अभी P डैश का डैश अगर मुझे निकालना है, मतलब P डैश को देखेंगे और P डैश के घटक को मुझे U में से नहीं लिखना है। P डैश का जो हम P डैश मुझे क्या मिला है, 2, 8, 9, 11, 12 मिला है, उसको मुझे U में से नहीं लिखना है। मतलब 20 समुच्चय में से 2, 8, 9, 11 और 12 को अगर काटोगे, काट दिया, नंबर को मैंने काट दिया, क्या मुझे मिलेगा, 1, 3, 7, 10 ही मिलेगा ना। हाँ हाँ, तो वो क्या हो गया हमारा, P डैश का डैश हो गया वो। और ओके हमें सर। और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, P था, और P डैश का डैश सर क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमने हो 1 गया। और 2 की क्या किया, तुलना की है। अगर मुझे किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है तो वो समुच्चय मुझे दिया होना चाहिए और मुझे U का मान दिया होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, समझ में आ गया। वेलकम। श्याम, हेलो सर, हेलो, बताइए आपका गुड डाउट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर चौथा सम बताइए ना। हमने सिर्फ आज पहला, दूसरा और तीसरा किया है, चौथा नहीं किया है। हमने जो सवाल किया उसमें से डाउट पूछो। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम जब करो उसमें अच्छा डाउट सर, क्वेश्चन करेंगे। दूसरे का पहला बताइए फिर। दूसरे का पहला, उसमें क्या क्या नहीं समझा आपको? दूसरे का पहला बताइए। दूसरे के पहले में क्या नहीं समझ में, क्या आपको नहीं समझा? सर इसमें दूसरे के पहले में क्या इसमें नहीं सर समझा? दिया ना उसमें U का मान दिया गया है और एक्स। X का मान दिया गया है, बट X जो है सूची के रूप में नहीं लिखा गया, वहां पे गुण वर्णन की विधि के रूप में लिखा गया है। तो उसमें क्या लिखा गया है, X का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें X जो है n का घटक रहेगा। n मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल क्या, ना प्राकृतिक। नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक होते हैं, बट इसमें जो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, बट इसमें हाँ कंडीशन सर। दिया गया है नेचुरल नंबर में से मुझे कौन सा नंबर लेना है। तो क्या लिखा गया कंडीशन में, 7 छोटा है x से छोटा है 15 से। इसका मतलब क्या हो गया, हमें 7 और 15 के बीच का नेचुरल नंबर लेना है। 7 8 से और 14 के बीच। 8 से 14 तक नंबर आएंगे, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको वेन डायग्राम के रूप में दिखाना है। तो U और X को वेन डायग्राम के रूप में दिखाएंगे। तो मैं दिखाया था आपको, एक आयत बनाया था, या आयत बनाओ या रेक्टेंगल बना दो, उसमें U रहेगा और उसके अंदर क्या रहेगा, एक वृत्त रहेगा। वृत्त मतलब क्या हो गया, X का हो गया। तो X के जो है सारे घटक उसमें आएंगे, और जो घटक बचेंगे वो किसके आएंगे, वृत्त के बाहर आएंगे, लेकिन सर्कल का, लेकिन आयत के अंदर ही रहेंगे। ठीक है,
ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, समझा। और किसको डाउट है? प्रिंस? सर मुझे बोलो। हाँ बोलो, प्रिया सर बोलो। सर आपने लिखा था कि 3.1 का पहला क्वेश्चन 3.1 नहीं, 1.3। हाँ 1.3। तो हाँ आपने लिखा था ए उप समुच्चय डी असत्य, लेकिन वो असत्य कैसे होगा? क्योंकि उप कौन समुच्चय सा नंबर बोलो, नंबर नंबर 1.3 का पहला वाला, पहले का कौन सा? पहला सी जो है, सी पहला सी उप पहला समुच्चय डी। हाँ तो उसमें क्या दिया नहीं, गया है? ओ वाला ए उप समुच्चय डी वाला, ए उप समुच्चय डी, एक डी मिनट। वाला। हाँ दूसरा वाला हो, ए उप समुच्चय डी। ए में ए का घटक क्या, देखो ए का घटक क्या है? ए में क्या दिया गया है आपको? ए बी सी डी ई दिया गया है, बराबर है। और डी में क्या दिया गया है? ए और ई। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर बोलिए। हेलो सर। दूसरा बता दो। दूसरे का दूसरा। सर मतलब वाई वाला। हाँ सर। तो वाई वाला मैं आपको बताया था, वाई में क्या दिया गया है? वाई समुच्चय दिया गया, एक मैडम ये वाई दिया गया यस है। सर। इसमें इसमें पहले देखो यू यू तो जो पहले फर्स्ट पहले वाला यू का मान तो वही रहेगा, यू दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेके 20 तक रहेगा। अब दूसरे में क्या दिया गया है कि y जो है x का एक y जो है y का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें y जो है n का घटक रहेगा, मतलब y जो है प्राकृतिक संख्या रहेगी, लेकिन उसके मेंबर क्या होंगे? y या 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं, उसका घटक नहीं दिया गया है। तो हमें 1 से 20 तक की सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना पड़ेगा। अब 1 से लेके 20 तक की सारी अभाज्य संख्या क्या हो गई है? आपको मैं पढ़ाते हुए बताया था कि इसमें क्या दिया गया? 2 3 5 7 11 13 17 और 19 होगा, बराबर है। तो ये यस सारे नंबर, ये सारे ये यू वाई के घटक हो गए, और यहाँ पे जो है यू का मान दिया गया है। तो जैसे हमने पहला वाला डायग्राम बनाया, तो पहले वाला यू जो है वही रहेगा, और उसके अंदर क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त के अंदर क्या आएगा? सारे यू के मान आएंगे, मतलब वृत्त के अंदर क्या आएगा? 2 3 5 7 11 13 17 और 19 आएंगे। और जो बचे रहेंगे यू में से, वो सारे किस में आएंगे? हमारे उसके यू के वृत्त के बाहर आएंगे, लेकिन जो जो हमने वर्ग बनाया वर्ग के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो मैंने वो आपको सेकंड पार्ट बोला था यस कि सर। घर पे ट्राई करना। सिर्फ हमको जो है y के घटक हमको लिखने आना चाहिए, सूची के रूप में अगर लिखना आ गया, और u का जो घटक है नहीं दिया गया है, तो u के घटक को भी हमने लिखा है पहले, क्योंकि जो है y u का मान जो है सूची के रूप में नहीं दिया गया था। किस रूप में दिया गया है? वो सिर्फ नंबर के रूप में दिखा गया है। तो 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दिया गया है, तो हमने उसके सारे नंबरों को वहां पे लिखा गया है, 1 से लेकर 20 तक का लिखा है। अगर आपको सारे नंबर नहीं लिखना है, समझो 1 2 3 लिखा, बीच में डॉट डॉट करोगे और लास्ट का नंबर आप वहां 20 लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। हेलो, लेफ्ट लेफ्ट करूँ सर?